वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बात करेंगे जो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर दहशत गर्दी की एक वेव है और बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव है। हमने देखा 20 मार्च को गवादर में टेररिज्म अटैक हुआ, फिर उसके बाद तुर्बत में, फिर उसके बाद अभी ये जो शांगला में हुआ, 5 चीनी एहलकार इसमें जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं। ये बताएगा कि ये इस वेव की क्या वजह आपको समझ में आ रही है, ये जो एकदम से सर उठा रही है दोबारा। और गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे कल भी हुआ है, 8 लोग वहाँ दहशतगर्द मारे गए हैं जी सर। जी जी बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं बुनियादी तौर पे ये कहना चाहता हूँ ना कि ये बात तो ठीक है कि हम अपने तौर पे पाकिस्तान के इंटरनली हम वो कुछ नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए। मसलन ये कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस खराब रहे, मसलन हुकूमतें इंटरप्ट होती रहीं, मसलन मार्शल लॉ है, मसलन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी एफिशिएंसी और गवर्नेंस पुअर थी वगैरह वगैरह। लेकिन जो मेजर फैक्टर है ना जो पाकिस्तान को इन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करता है वो एक्सटर्नल रहा है। और अब जब अल्लाह का ये करम है कि आप देखें इलेक्शन हुए, ओथ ले ली गई, हम सारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजरे, मुल्क आगे एक जज्बे के साथ शहबाज शरीफ साहब आ गए जो कि नोन है फॉर डायनामिज्म। फिर हमारे इन शरीफ फैमिली के ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं। तो अभी फिर एक और बाहर बाहर फ्रस्ट्रेशन है और वो है कि सी पैक को आगे न चलने दो। तो आप देखें कि सी पैक के दोनों किनारे एक दासू डैम की साइड भी देख लें, जो कोहिस्तान जो डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा का, जहां ये हमारा इंपॉर्टेंट डैम बन रहा है जो इस साल के एंड तक कुछ ना कुछ देना शुरू करेगा और अगले साल तो मुकम्मल होना है। ये तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। $4 बिलियन का प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और ये ह्यूज। बड़ा स्ट्रेटेजिक है उस सेंस के अंदर। और उधर आपको पता है कि गवादर की पोर्ट है, और ये जो गवादर पे आपने हमले की बात की, तुर्बत वगैरह, और ये कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरीके से इस सारी चीज को सबोटाज किया जाए। तो हमें मुसम्मम इरादे के साथ अल्लाह के करम से हम आगे चलेंगे। नॉर्थ वजीरिस्तान में हमारे फौजियों पे भी जो हमले हो रहे हैं और ये जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, दिस इज ऑल। आप ये देखें कि ये जो टेररिस्ट हैं ये ऐसे ऑपरेशन नहीं हो सकते। मैं तो खुद चूंकि एक सोल्जर हूं, एक सिपाही हूं। आप देखिए इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए नंबर 1, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए वेपन्स चाहिए, इसके लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन चाहिए, और इसके लिए एक प्लान चाहिए टोटल इन टोटलिटी। अभी देखिए कि अगर अफगानिस्तान मुंबई वहां से कुछ चीजें हो रही हैं तो वो वहां ताजिकिस्तान में तो नहीं हो रही, ना वो जनरल ईरान में साहब, कर रहे हैं, ना नहीं वो जनरल साहब, आपने बड़ा, किसी और जगह पे हो रहा आपने सर तफसील है। जी से जी बताई चीज़ें कर। नो ऑफेंसेस टू एनीवन सर। ये बातें हम सर ये सुनते हुए जवान हुए हैं सर कि दहशत गर्दी का सामना है। मतलब हमारी तो 2-3 नस्लें इसमें से गुजर गई हैं सर। 40 के मतलब 40 साल होने वाले हैं 79 के बाद जब वहाँ पे इन्वेजन हुई थी अफगानिस्तान में। तो पिछले 40 साल से तो यही गुफ्तगू हो रही है सर। प्लान बन रहे हैं, प्लान ऑफ एक्शंस हो रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही हैं, दहशत गर्दों की कमर तोड़ी जा रही है। हर दफ़ा जो भी मतलब नया बंदा, नई कमांड, नई लीडरशिप आती है, यहीं से शुरू करती है कि जनाब हमने इनकी दहशत गर्दों की कमर तोड़ देंगे या हमने तोड़ दी है। तो कुछ दिनों बाद पता चलता है वो तो वहीं के वहीं खड़ा हुआ है सर, बैक टू स्क्वायर वन। तो ये तो 40 साल से सर हमारी स्ट्रेटजी बनी। अमेरिका में एक 9/11 हुआ सर, उन्होंने फिर नहीं होने दिया। वहाँ ब्रिटेन में एक ही 7/11 हुआ था 2006 में मेरा ख्याल है, उन्होंने दोबारा उस तरह चीज़ें नहीं होने दी। हमारे यहाँ क्यों रिपीटेडली रिपीटेडली ये चीज़ें मतलब हो रही देखिए हैं। जी सर। जी रहूं भाई, देखिए ब्रिटेन इज एन आइलैंड विद सेफ बॉर्डर्स। ये अमेरिका इज ए कॉन्टिनेंट, उसका भी आपके वो है अपने तौर पे। बट इवन देन आप ये सोचें कि वहां भी दहशतगर्दी के हमले तो हुए, और अभी रशिया एक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। अगले दिन आप देखते हैं क्या होगा। हमारे यहाँ ये दहशतगर्दी की जो वबा है उसकी वजह ये इस खित्ते में जहां हम रह रहे हैं, ये एक बड़ा टर्माइल ज़दा एक खित्ता है, और इसके इर्द गिर्द एक तरफ इंडिया है जो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता, और वो ट्रेनिंग करता है। बलूचिस्तान में भी अल्लाह लैनान आपने देखा, ये जो कुलभूषण यादव वाली सामने है, यहाँ भी उनके कौंसल खाने थे अफगानिस्तान में, जो सारे जो थे वो सिपाही जासूस खाने थे। तो इसलिए, और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के टाइम में ये नेक्स्ट इलेक्शन प्लान बना था,
आग पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बशमूल तरीके इंसाफ और आर्मी की क्यादत और सब। फिर जब नवाज शरीफ साहब हर सूबे में गए, चेयर की, वहां चीफ मिनिस्टर भी, गवर्नर भी, कोर कमांडर भी, डीजी रेंजर्स भी, आपके आईजी भी, आपके वो सारे लोग हुए। और अल्लाह का करम है कि वो डाउन हो गया ना, उसके अच्छा बाद सर, तो फिर मैं वो एक बिल्कुल। और चीज़ सर, आपने अभी इंडिया की बात की सर, इसाक डार जी साहब ने वहाँ पे लंदन में हाई कमीशन में बैठ के एक बात की कि पाकिस्तानी ताजर चाहते हैं कि काफ़ी हो गया हमारा, इंडिया से कोई ट्रेड नहीं है, हमारा आना जाना नहीं है, बॉर्डर्स बंद हैं, तल्लुकात बंद हैं, वीज़े बंद हैं, मतलब इंपोर्ट नहीं हो पा रही, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही, वाया उन्हें वहाँ से हांगकांग या मतलब बैंकॉक या इधर से दुबई वगैरह के ज़रिए वो सामान मंगाना पड़ता है। तो ही वॉज ऑफ द व्यू कि हमें इंडिया से रिलेशनशिप ठीक करने चाहिए, ट्रेड हमें शुरू करने चाहिए। और अभी हमने ट्रेड मिनिस्टर लगे हैं पूरी दुनिया में पॉइंट के, इंडिया में नहीं लगे, विच इज़ आवर नेक्स्ट बॉर्डर। मतलब जो हमारा नेक्स्ट नेबर है, कोई 1-1.5 अरब आबादी का, हमारी तो उससे ट्रेड ही नहीं होती, हमारी तो उससे बातचीत भी नहीं हो रही। जो हमारी तरह की शक्लें, हमारी तरह की जबान, ऑलमोस्ट कल्चर कहते हैं वो मतलब एक जैसा है, तो हम उसके साथ ट्रेड ही नहीं कर रहे, हम उसके साथ ये गन मतलब गन फाइट या इस तरह की हम प्रॉक्सीज लड़ रहे हैं। तो हाउ डू यू फील दैट कि इसको कैसे करें कि आपको फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें ताजर कह रहे हैं कि आप इसको खोलें, बॉर्डर को खोलें इंडिया के साथ, दूसरी तरफ ये बातें आ रही है कि इंडियंस आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो कैसे होगी सर ये चीज़ें सारी? या देखिए, ये चीज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हमारे ताल्लुकात सबसे अच्छे होने चाहिए। यही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सर फरवरी 1948 में जब स्टूडेंट्स को खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद क्या होगी। तो उन्होंने कहा था सबसे दोस्ती, और उन्होंने फिर मेंशन किया स्पेशली नेबर्स और सुपर पावर्स के साथ। एंड देन ही सेड हम यूएन के चार्टर पे जाएंगे, और इन एडिशन टू दैट उन्होंने कहा किसी के खिलाफ जारियत नहीं करेंगे। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उन्होंने कही साथ, जिसको हम नहीं भूल सकते, कि लेकिन हम ऑल ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशंस के साथ भी खड़े होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, इंडिया और चाइना के भी बहुत से इख्तलाफात हैं, वो जंगे लेकिन लड़े उनकी अभी। को 100 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड भी है, ये ऐसे ही ठीक है। बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि यही हमारी सफारतकारी का इम्तिहान है ना। ऑन वन हैंड अगर मोदी चढ़ दौड़ता है कश्मीर के ऊपर और वहां जुल्म सितम है, वो भी प्रिंसिपल्स ये हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के कि हमने वो करना, और साथ आप ट्रेड भी करना चाहते हैं, तो आपको बैठ के इन चीजों को देखना होगा ना, आपको बैलेंस आउट करना होगा। आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी जो है उसके अंदर यही चीजें हैं। अभी आप देखिए अफगानिस्तान में से सर मुझे याद है, अमेरिकन मैं चले सॉरी गए। आपकी बात काट रहा हूँ सर, 2000 मेरा ख्याल है, गलत नहीं कह रहा था, 11-12 का टाइम था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हिना रब्बानी कार साहब आवाज फॉरेन मिनिस्टर थी। उस वक्त पाकिस्तान को इंडिया ने मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया हुआ था, तो हमने उसको रेसिप्रोकेट करना था, हमने भी देना था, सारी चीज़ें तय हो गई थी। उस वक्त मेरा ख्याल कांग्रेस से सेक्रेटरी जो जफर महमूद साहब थे, सारे प्रोटोकॉल साइन हो गए, सब कुछ हो गया, कैबिनेट की अप्रूवल होनी थी, कैबिनेट के एजेंडे पे भी था, मैंने मिनट्स देखे, दैट्स द रीज़न, मुझे याद है वो स्टोरी भी की थी शायद। तो उस वक्त उनको मैसेज आ गया उस वहाँ से एस्टेब्लिशमेंट का, नहीं जनाब अभी आपने कुछ नहीं करना, आपने मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा नहीं देना इंडिया को, उन्होंने दिया हुआ दिए रखे। तो जहाँ पे जब चीज़ें ठीक होने लगती हैं तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट दरमियान में आ जाती है, वो कहते हैं सिक्योरिटी इशूज़ है, पहले वो ठीक करेंगे फिर ट्रेड करेंगे। आपने भी कहा कि चाइना की और इंडिया की जंगें हो चुकी, अभी रिसेंटली वो फिर भी ट्रेड कर रहे हैं सर, तो वेयर इज़ द फॉल्ट? वो फिर एस्टेब्लिशमेंट उसमें वो कहते हैं रुकावट, उन्होंने नहीं करने दिया, नहीं देने दिया जनाब कि इसको मत करें मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये चीजें तो हेयर से है ना, कि वो कहते हैं कि मोस्ट फेवर का स्टाइल, मैं कहता हूँ ये हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, इन्हीं को हमने सॉल्व करना है। सर ये हेयर मेरे से ख्याल नहीं में है, अब ये इस बकायदा साथ जो कैबिनेट के जनरल साहब, ये कैबिनेट के एजेंडे पे था, ये हिना रब्बानी साहिबा जिंदा अल्लाह ने सलामत रखे, वो इसकी गवाह हैं सर, ये कैबिनेट के एजेंडे ठीक पे है। था और कहा गया था कि नहीं एस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं चाहती। ये जनरल कियानी साहब उस वक्त मेरा लेकिन ख्याल चीफ थे। देखिए, उस इस चीज को देखा जा सकता है ना, मैं तो प्रीवी नहीं हूं कि उसको किसने रोका, क्या ये हुकूमत का सेकंड थॉट था, क्या ये कैबिनेट का डिसीजन था, क्या कैबिनेट को सिक्योरिटी एजेंसीज ने ब्रीफ किया और उनको बताया कि इसकी ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, और क्या ये देखा गया कि हम कश्मीर की कुर्बानी दे के तो इस चीज को आगे जब जाएंगे तो कश्मीरियों के ऊपर ज्यादतियां और होंगी। तो इन सारी चीजों को देखा गया। देखिए, इन दी लॉन्ग रन कौमें प्रिंसिपल्स को भी नहीं छोड़ती, ये सही सच्ची कह बात रहे है। हैं। ताइवान पे देख लें आप ये सर, देखें कि इवन आप ताइवान ये पे भी नहीं चाइना कर ने नहीं छोड़ा सकते। सर, जी तो ताइवान पे देखें जी अपना क्लेम रखा हुआ, लेकिन ताइवान पे कब्जा भी नहीं किया उन्होंने, मतलब 2 मिनट लगने थे, चाइना को कर सकते थे, लेकिन ट्रेड इंटरेस्ट जी उन्होंने देखी कि दुनिया हमारे पे वो जी जी लगाया कि संक्शन उन्होंने नहीं किया सर। अच्छा सर, लास्टली भी मेरा ख्याल है वी आर रनिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। एक देखा कि अभी अगर कमिंग टू द टेररिज्म साइड सर, कि एक एस्टेब्लिशमेंट आती है वो तालिबान के साथ सुलह सफाई में पड़ जाती है, वो कहते हैं अब यही हाल है, मैं जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज साहब के दौर की बात कर रहा हूँ,
तो वो कहते हैं जनाब कि इनके साथ सुलह होनी चाहिए इमरान खान साहब के दौर में, वो तालिबान को वापस भी ले आए, 35,000 तालिबान भी उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट कर दी। उनके बाद की जो मतलब मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो कहते नहीं तालिबान से बात भी नहीं हो सकती, हम लड़ेंगे। तो 3-4 साल हम उनसे दोस्तियाँ करते रहते हैं सर, सुलह सफाई के लेते हैं, उनको वापस ले आते हैं, अफगानिस्तान में सेटल करते हैं, और फिर अगली एस्टेब्लिशमेंट आती है, वो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। सर ये फिर मतलब कैसे होगा सारा? वो तो इंस्टीट्यूशन के अंदर भी ये थोड़ी सी इस पर डिबेट है कि हमने सुलह करनी है, जंग करनी है। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जंग से तो कोई मसला हल नहीं होता, ये तो सच्ची बात है। सफारतकारी और डिप्लोमेसी और आपकी पॉलिटिक्स और आपकी सफारती ताल्लुकात से ही मसाइल को हल किया जाता है। बाकी अस्करी या किनेटिक एनर्जी को तो आप यूज करते हैं जब जहां जरूरी हो, लेकिन अगर आप रॉन्ग डिसीजन करेंगे तो उसको आपको, और गलत टाइम पे करेंगे तो आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अच्छा सर, वेदर इट इज इंडिया या अफगानिस्तान में बेस्ड रहा के लोग। लास्टली सर मैं आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहता था, बात करता है सर। अभी आज एक बड़ा बम शेल आया है कि जजेस ने लिखा है ये हाई कोर्ट के टू द सुप्रीम कोर्ट के, जी हमें यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंटरफेरेंस होती है हमारे फैसलों में। आप सेनेटर रहे हैं 6 साल, बड़े मतलब अहम मौके हैं, इलेक्शन हुए वहाँ चेयरमैन के, डिप्टी के, बाकी वोटिंग हुई, वेरी टफ कंपटीशन। आपको भी अप्रोच किया जाता था वोटिंग के टाइम पे, कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके सरबराहों या चीफ की कि जनाब के फलां को वोट देना है, पार्टी का अगेंस्ट जाना है? इट एवर हैपेंड सर अब विद यू? नहीं, देखिए बात ये है रऊफ, मसला ये है कि ये जो अभी जजेस ने लिख के किया है ना, इट इज येट टू बी सीन कि इसके अंदर कितनी सदाकत है कि क्या वाकई एस्टेब्लिशमेंट के कहते हैं। तो आई थिंक दिस नीड्स इंटरोगेशन, और इसको सही देखना बड़ा जरूरी है, और इसकी जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वन साइडेड हम एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके हर चीज क्या देते हैं, लेकिन आई थिंक इनकी कभी सेनेट कौमी असेंबली में भी रही कोई इंटरफेरेंस? सेनेट कौमी असेंबली में कभी वोटिंग के वक्त, कभी उस वक्त कोई आपको अप्रोच किया गया हो कभी वोटिंग के टाइम पे सर? देखिए, अब असेंबली के अंदर भी अगर मेंबर्स के साथ आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कि आप इस तरह करें, तो ये आई थिंक इट इज अनवारंटेड, और ये नहीं होना चाहिए एब्सोल्युटली। मैं तो यही कहता हूं, क्योंकि असेंबली को अपना काम करना है। वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जो जिक्र है ना हमारे आईन में, उसमें अदारों को अपनी अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए, अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क्स टासर साहब से लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लास्ट साहब, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो रह गया ब्रेक से पहले, कि पीएम ने तो ताज़ियत कर दी सफारत खान ने जाके, अब क्या लगता है चीन का क्या इस पर रिएक्शन होगा? चीन का ये साथ ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, बड़े डजन्स ऑफ टाइम इट हैज़ हैपेंड उनके साथ। मैं देख रहा था हमारी टीम मेंबर जो है सुमेरा, उन्होंने इस पर ये रिसर्च भी की, और हमने मेरा ख्याल चल भी रहे होंगे कि कितने अब तक हमले हो चुके हैं यहाँ पर आपके इसमें इन पे चाइनीज़ पे, और चाइनीज़ ने हमेशा बड़ा शदीद रिएक्ट किया है पाकिस्तान के साथ। बल्कि पिछली दफ़ा जो हुआ था तो उस पर उन्होंने 1 करोड़ पता नहीं 14 लाख डॉलर जो है आपने पेमेंट किए थे उनके जो अगर मारे गए थे बेचारे चाइनीज़ जो हैं, 13 लोग जो हैं उस वक्त मारे गए थे। सो एक इसमें लंबी तादाद है जिसमें जो हमले हुए थे। जुलाई 2021 का जो आपको दासू डैम के हवाले से था, दासू डैम के पीछे टेररिस्ट या सिपैक मुखालिफ बड़े अरसे से लगे हुए हैं। उन्होंने 13 पहले भी मारे थे यहाँ पे, अब दोबारा उन्होंने 5 मारे हैं। दरमियान में बहुत सारा उस पर चाइनीज जो है वो इस पे गुस्से में थे, पाकिस्तान ने कंपनसेशन की थी। अब भी पाकिस्तान को डॉलरों में ना इनकी फैमिलीज को इनको कंपनसेशन करनी पड़ेगी, और चाइनीज की एक दाद दें कि उन्होंने इसको ये गिव अप नहीं किया। ठीक है, हालांकि उन बेचारों के बहुत सारे लोग कैजुअल्टीज हुई है पाकिस्तान। जी क्लास साहब, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इसलिए प्रोग्राम से शुक्रिया मैं आपसे भी कहूंगी, और प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।